वेलकम बैक दोस्तों टू क्रिक पगले चैनल। मैं हूं सुनित और मेरे साथ हैं गौरव। कैसे हैं गौरव? बिल्कुल शानदार। सुनित, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। कुछ टाइम के बाद हम आ गए हैं फिर से वापस। देखिए आज क्या बातें करते हैं। फकर जमान की आंधी के बाद मैक्सवेल का उठा तूफान। क्या बिग शो ने खेल दी है ओडीआई की सबसे शानदार पारी। ऑस्ट्रेलिया बनी सेमीफाइनल की तीसरी टीम। वैसे ऐसी फखर और मैक्सवेल जैसी पारियां क्या भारतीय मैदानों के क्षेत्रफल पे उठाती हैं प्रश्न। काफी छोटे ग्राउंड है। श्रीलंका पे जीत से न्यूजीलैंड ने लिया सेमीफाइनल की तरफ एक बड़ा कदम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भार होना हुआ तय लगभग। इंग्लैंड को मिली एक तसल्ली वाली जीत। चैंपियंस ट्रॉफी का सपना अब भी जीवित। मैं अपने आप को ना काफी बदकिस्मत मानता था। मैंने कपिल देव को कभी बैटिंग करते हुए नहीं देखा, स्पेशली वो 175 रन वाली पारी। लेकिन अब मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूं कि मैंने मैक्सवेल की इनिंग जो है ना अब देख ली है। 10 छक्के, 21 चौके, 128 बॉल पे डबल सेंचुरी। बंदा आया नंबर 6 पे, साथ में थे सिर्फ टेलेंडर्स और उसने कमाल करके दिखा दिया भाई। मैं तो मेरे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। इस बात को भी 1-2 दिन हो चुके हैं। गौरव क्या मानते हैं आप, कैसी इनिंग थी ये? मैक्सवेल का देखिए सुनित, भारत से कोई अनोखा ही रिश्ता है। लगता है किसी पिछले जन्म की कहानी है इनकी भारत के साथ। जी। देखिए, पहले तो ऑफ कोर्स इनकी वाइफ विनी रमन भारतीय हैं। दूसरा, भारत के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं। हम्म। और आई थिंक ग्लेन मैक्सवेल की पोटेंशियल की, द बिग शो के पोटेंशियल की जो बातें होती थी ना, कि कब वो अपना पोटेंशियल रियलाइज करेंगे। और मैं फिर से आऊंगा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पे इस बात के बाद। पर आई थिंक ग्लेन मैक्सवेल ने एज अ क्रिकेटर हम्म। इस इनिंग्स के साथ अपना पोटेंशियल रीच कर लिया है। ही हैज जस्टिफाइड हिज पोटेंशियल एज अ क्रिकेटर आफ्टर दिस इनिंग्स। जबरदस्त इनिंग्स, खतरनाक इनिंग्स। आई थिंक जैसा आपने बोला, हमने हम लोगों ने कपिल देव की इनिंग्स नहीं देखी 1975 की। बहुत सारे पैरेलल्स हैं इन दोनों इनिंग्स में। ऑफ कोर्स कपिल देव सेट कर रहे थे टारगेट, मैक्सवेल चेस कर रहे थे टारगेट। लेकिन आई थिंक हम लोगों ने जितनी भी इनिंग्स देखी हैं विश्व कप में या विश्व कप के बाहर भी, आई थिंक ये ओडीआई की द ग्रेटेस्ट इनिंग्स कहलाएगी सुनित। जी बिल्कुल। वैसे पैरेलल्स अगर अगर हमें निकालने, ऑब्वियसली मैंने बोला कि टेलेंडर्स के साथ बैटिंग करनी है और सब कुछ आपके विपरीत है। 90 पे 7 जैसा पॉल्ट्री टोटल है आपके सामने। आपको समझ नहीं आ रहा आपने 290 बनाने कैसे हैं, आपको मतलब। क्वालिफाई कर रहे हैं सेमीज के लिए। आपको सेमीज के लिए एक निर्णायक जीत चाहिए और सब कुछ है। साथ ही में ना एक पैरेलल के अलावा एक परपेंडिकुलर भी निकाल देते हैं। दोनों टांगे काम नहीं कर रही है गौरव। एक भी टांग ऐसी नहीं है जिसपे वो खड़े हो पाए अपने पाँव या के ऊपर। तो और एक रन लेते हैं और अंपायर की तरफ इशारा करते हैं, नहीं 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 वहां पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है। आपने अगर उन वीडियोस को देखा हो बाद में जो बार बार रिलीज किए गए हैं सोशल मीडिया पे, यहां वहां जा रहे हैं। आई मीन उस दर्द के अंदर आई यू कैन क्लियरली सी द पेन। उस दर्द के अंदर मैक्सवेल ने कैसे वो डबल सेंचुरी मार दी। सेंचुरी भी नहीं, हम तो सेंचुरी से ही इंसान खुश हो जाता है, नहीं उस बंदे ने डबल सेंचुरी मारी, टांगे हिलाना ही बंद कर दिया और सीधा हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे। तो मेरे लिए ये इनिंग सबसे ऊपर है। मेरे हिसाब से ये इनिंग ओडीआई की सबसे महान इनिंग्स में से एक है और याद रखी जाएगी आने वाले 100 सालों तक। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुनित। देखिए, हम जो बार बार कपिल देव की इनिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए हमें ये कॉन्टेक्स्ट भी नहीं भूलना चाहिए कि कपिल देव ने भी वो इनिंग्स तब खेली थी जब भारत के 17 पे 5 विकेट गिर गए थे। जी। और उसके बाद वो आके 175 नॉट आउट बनाते हैं। लेकिन उसमें डिफरेंस ये था कि वो टारगेट सेट कर रहे थे। हम्म। तो मुझे लगता है आज की डेट में टारगेट सेट करना इज हार्डर देन टारगेट चेस करना। जी। पहले टारगेट चेस करना मुश्किल हुआ करता था, आज की डेट में टारगेट सेट करना मुश्किल है। तो हम्म। ये दोनों इनिंग्स बहुत पैरेलल हैं। खैर, मैक्सवेल की बात करते हैं। देखिए, आई डोंट थिंक हमने ऐसी कभी किसी ने भी ऐसी पारी देखी है। उनके लिए स्टेज सेट था, मैक्सवेल को सोचने का टाइम मिला ही नहीं। एंड आई हम्म। थिंक ये बहुत अच्छी बात रही ग्लेन मैक्सवेल के लिए। और दूसरी एंड पे खड़े हुए उनके कप्तान पैट कमिंस की भी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है सुनित। उन्होंने 68 बॉलों में केवल 12 रन बनाए, जब कोई भी टिकने को तैयार नहीं था उस पिच पे। तब उन्होंने अफगानिस्तान के बॉलर्स के अगेंस्ट टिक के खड़े रहे। और हम्म। मैक्सवेल की इनिंग्स देखने के लिए आई थिंक ही हैड द बेस्ट सीट इन द ग्राउंड। और यहीं पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा सुनित, की ऑस्ट्रेलियाई सिलेक्शन और थिंक टैंक क्यों ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी टीम है। हम्म। देखिए, आप हमने ये बात मैथ्यू वेड के साथ भी देखी थी।
मैथ्यू वेड ने भी कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज स्टक टू मैथ्यू वेड। और देखिए मैथ्यू वेड ने उनको T20 वर्ल्ड कप जिता के दिया जब मिडिल ईस्ट में हुआ था वो। जी और बिल्कुल। सिमिलरली विद ग्लेन मैक्सवेल, वो जानते हैं कि ही इज अ मैच विनर। और जब इन सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस में, इन सॉर्ट ऑफ कंडीशंस में, अगर मैक्सवेल वो प्लेयर है जो अगर खड़े हो गए तो मैच अपने आप खत्म कर देते हैं। जी ठीक। बिल्कुल। और मैक्सवेल ने बहुत बार निराश किया है अपनी बल्लेबाजी से, हम्म। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया हमेशा मैक्सवेल को बैक करता रहा। और आज का वो दिन है जो आई थिंक मैक्सवेल ने कर दिखाया कि हम्म। वो कितने बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने ये दिखा दिया है। एंड हैट्स ऑफ टू ग्लेन मैक्सवेल, हैट्स ऑफ टू ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक एंड सिलेक्शन पैनल एज वेल। वेल बिल्कुल। और उनका जो आपने बात बोली, उनका कितने लोगों ने और कितनी सिचुएशंस ने साथ दिया, उनमें से एक, अगर कोई मुझे बोले 68 बॉल पे 12 रन मैं बनाऊं और 290 का टारगेट चेज करके मैं वापस बाहर आ रहा हूं, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड, कि भाई मैं ये बना के आया हूं। साथ ही में और किसने साथ दिया? ड्रॉप्ड कैचेस। मुजीब रहमान, मुझे हमेशा से लगता था कैचेस ड्रॉप करने के लिए उस बहुत ग्राउंड कैचेस में ड्रॉप जाते हैं, करते हैं वो। बहुत कैचेस ड्रॉप करते हैं। और साथ में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो इन पारियों को लेकर, फखर जमान की पारी, मैक्सवेल की पारी, क्या इंडिया के ग्राउंड क्वालिफाई करते हैं इस चीज के लिए कि यहाँ वनडे क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जानी चाहिए, स्पेशली T20 जैसे मैचेस जहां पर छक्के ही छक्के लगते हैं? इतने छोटे ग्राउंड्स प्लेयर्स को देना, क्या ये वाजिब है? नहीं देखिए, आई थिंक हाई टाइम आ गया है कि अब आईसीसी को एक रेगुलेशन निकालनी चाहिए विथ रिगार्ड्स टू हम्म। बैट्स एंड विथ हम्म। रिगार्ड्स टू बाउंड्री साइजेस। और एब्सोल्युटली। भारतीय ग्राउंड बहुत छोटे हो जाते हैं सुनित, हम्म। इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए। क्योंकि या। देखिए हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में हमें पता है कि बाउंड्री की साइज कितनी बड़ी होती है। आई डोंट हम्म। थिंक देयर इज एनी बाउंड्री लेस देन 70 मीटर्स। इनफैक्ट कुछ बाउंड्री ऐसी हैं जो 90 मीटर तक जाती हैं। जी। तो जो बंदा उन ग्राउंड्स पे खेलते हुए बड़ा हुआ है, लंबे लंबे छक्के मारने का उनको प्रैक्टिस है, उसके लिए इंडियन ग्राउंड्स तो टॉय हैं बेसिकली। जी। एंड दैट्स व्हाट ही डिड, ही वाज टॉयिंग विद द बॉलिंग। जी और बिल्कुल। भारतीय ग्राउंड्स ने बार बार प्रूव किया है सुनित। अगर हम तभी ऐसी टीमें जैसे पाकिस्तान, अगर अगेन फकर जमान की वो पारी जो उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेली, या फिर अगर हम इससे भी पीछे जाएं तो आई थिंक 2016 का वेस्ट इंडीज का कैंपेन था जहां उन्होंने T20 चैंपियनशिप जीती थी। हम्म। तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स अगेन बहुत प्रेफर करते हैं भारत में बल्लेबाजी करना, क्योंकि अगेन सेम बात आ जाती है, पावर हिटर्स हैं, ग्राउंड्स बहुत छोटे हैं, कुछ जगह 55 मीटर की भी बाउंड्री है सुनित। और जैसा कि आप खेलते हैं न्यू साउथ वेल्स में अपने लोकल क्लब में, और आप जानते हैं कि वहां आपके क्लब तक में बाउंड्रीज 55 मीटर से बड़ी होती हैं। जी। जी बिल्कुल। और साथ ही में अगर बैट्समैन को ये बात पता हो कि मेरी बाउंड्री जो है सिर्फ 50, आपको पता हो कि ये बाउंड्री 90 मीटर या 80 मीटर की है, तो आप अपना हाथ रोक लेते हैं खराब शॉट मारने से पहले। जब तक टाइम नहीं होगा तब तक पूरा शॉट और फॉलो थ्रू नहीं लेंगे। वहीं अगर 50-55 मीटर की आपके पास बाउंड्री हो, तो आपको पता है ये तो निकल ही जाएगी, चाहे खराब शॉट भी हो, टो एंड हो। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आईसीसी को इसमें बीच में पड़ना चाहिए और एक रूल या रेगुलेशन बनाना चाहिए। और साथ में आपके पास अगर होर्डिंग्स हैं और उसके आगे जो जो बाउंड्रीज हैं वो काफी अंदर हैं, ठीक है, आपने इंजरी बचाने के लिए वो बाउंड्रीज थोड़ी अंदर रखी हैं, लेकिन आप आई थिंक अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ी सी और पीछे रखना, या होर्डिंग्स को ही बाउंड्री बना देना। उसके भी अलग रूल्स पहले आईसीसी रखता था। सो आईसीसी मस्ट इंटरवीन नाउ टू अवॉइड सच वन साइडेड बैटिंग अफेयर्स। और आई थिंक उससे गेम में और मजा और मसाला आएगा, रादर देन ये कि हमें सिर्फ छक्के ही छक्के देखने को मिले। कॉन्टेस्ट शायद। ज्यादा देखने को मिलेगा। नहीं तो जी अगर आप बिल्कुल। देखिए बैट साइजेस प्लस छोटी बाउंड्रियां, ये हम्म। कॉम्बिनेशन कहीं भी कॉन्टेस्ट नहीं लाता। हैविंग सेड दैट, देखिए उस मैच में 7 विकेट गिर गए थे ऑस्ट्रेलिया के, जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं था कि बॉलर्स विकेट ले नहीं पा रहे हैं। और जी। जैसे आपने बोला, अफगानिस्तान की फील्डिंग आड़े आ गई उनके, दो जी। ड्रॉप्ड कैचेस थे ग्लेन मैक्सवेल के। लेकिन जी। हम जो बात शायद कहना चाह रहे हैं कि मैक्सवेल जैसे जो खिलाड़ी होते हैं, दोज प्लेयर्स जो रोल, वंस दे गेट ऑन अ रोल, तो कहते हैं उनके लिए कोई भी ग्राउंड बड़ा नहीं होता है। लेकिन जब ग्राउंड ऐसे छोटे हो जाते हैं तो इट डजंट हेल्प दैट कॉज। पाकिस्तान में इतनी दुआएं हो रही थी कि ये कैच छूट जाए, और कितनी दुआएं हो रही होंगी कि ये जो कैच जो मैक्सवेल का ड्रॉप हो गया, शायद दुआओं का असर था। लेकिन बहुत ही जल्दी कुदरत का निजाम उल्टा पड़ गया जब श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच हुआ, और न्यूजीलैंड ने करारी शिकस्त दी श्रीलंका को। ये पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में बिल्कुल कोई नहीं चाहता होगा, क्योंकि इसकी वजह से उन दोनों की ही दुकान बंद होती दिख रही है। आई थिंक अब अगर हम बात करें सेमीफाइनल्स की,
पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इम्पॉसिबल जीते चाहिए। ऐसा नहीं है इस विश्व कप में इम्पॉसिबल कुछ नहीं हुआ है, हैरत अंगेज करिश्मे हुए हैं इस वर्ल्ड कप में, जिसकी फहरिस्त इतनी लंबी है कि मैं बोलना दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन आपको एक बात बताता चलूं, पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस समय 280 रनों से जीतना है, यानी कि हम्म पहले ही खेलना है। दूसरे पे हम्म, खेल के वो नहीं पहुंचेंगे, 3-4 ओवर में उन्होंने अपना टारगेट अचीव करना है। यानी 16 बॉलों पे। 16 बॉलों पे अगर 50 रन का टारगेट है या 70 रन का टारगेट है, 16 बॉल पे बताना है। और और साथ ही में देखिए, अफगानिस्तान तो खत्म है। अफगानिस्तान अब उम्मीद कर सकता है हम वर्चुअली बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान की एक आउटसाइड चांस है 2%, 3% का, वो भी मैं अब उनको नहीं दे सकता, मुझे नहीं पाकिस्तान लगता। के आउटसाइड चांस सिर्फ ये है कि वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे हैं। बिल्कुल। मुझे अब लगता है या दैट इज द ओनली आउटसाइड चांस। और हम जानते हैं इंग्लैंड का प्रदर्शन इस विश्व कप में बहुत हैरत अंगेज रहा है, तो हो सकता जी है इंग्लैंड 50 पे ऑल आउट हो जाए। जी बिल्कुल। हैविंग सेड दैट, देखिए इंग्लैंड के लिए भी बहुत बड़ा गेम है, वो चाहेंगे कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर जाए। हम्म तो मुझे लगता है ऐसा भी हो सकता है कि इंग्लैंड फुल फोर्स आए इस हम्म वर्ल्ड कप कैंपेन को फिनिश करने के लिए अपने, और हम्म पाकिस्तान को हरा भी सकता है इंग्लैंड। देखिए इस पॉसिबिलिटी को भी हमें रूल आउट नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। आई थिंक इंग्लैंड अपना मैच एक बड़ा अच्छे तरीके से जीता है अगेंस्ट हम्म नेदरलैंड्स, जिसमें एक वन साइडेड मैच उन्हें मिल गया। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने अपना, बेन स्टोक्स ने अगेन फिर से दिखाया कि वो क्या किस तरह के खिलाड़ी हैं और किस फॉर्मेट में खेल सकते हैं। जब से उनको वो 4 छक्के, रिमेंबर द नेम, जब से वो हम्म पड़े हैं उनको, उसके बाद से वो बिल्कुल ही चेंज्ड खिलाड़ी हैं, हर फॉर्मेट के प्लेयर, और शानदार। यू कैन नॉट रूल हिम आउट। सो उन्होंने सेंचुरी मार के देखिए, दिखाई, शानदार। बिल्कुल सही बात है सुनील, लेकिन उस मैच में भी देखिए बाकी कोई इंग्लैंड का प्लेयर टिक के नहीं खेल पाया। इनफैक्ट बिल्कुल आई नहीं थिंक कर पाया। क्रिस वोक्स ने ही नीचे 50 मारा है, और जी ऊपर डेविड मलान ने शायद 50-70 रन बनाए हैं उसके। इंग्लैंड जिन प्लेयर्स को चाह रहा है कि वो फॉर्म में आ जाएं, जॉनी बेयरस्टो, जॉस बटलर, अगर हैरी ब्रूक ब्रूक खेलते हैं तो हैरी ब्रूक, हम्म वो प्लेयर्स फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। वो इनके हम्म ट्रम्प कार्ड्स हैं इन हम्म। T20 क्रिकेट। लेकिन समहाउ इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच में कोई भी इनमें से एक प्लेयर नहीं चला है, क्योंकि हम जानते हैं ये ऐसे प्लेयर हैं, मच लाइक मैक्सवेल, मच लाइक फकर जमान, एक बार इनका बल्ला खुल गया तो वो थमता नहीं है। बट वो जी बल्ला बिल्कुल। खुल के नहीं दे रहा इस वर्ल्ड कप में। जी बिल्कुल। आई थिंक इंग्लैंड के लिए अब छोटी आई थिंक इंग्लैंड के लिए अब छोटी सी जीत ये होगी कि उनकी चैंपियंस ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन हो जाए, और वो हम्म दुनिया को ये दिखाएं कि वी आर स्टिल इंटरेस्टेड टू प्ले वनडे क्रिकेट, और हम हम्म उस चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट पूरे जोर शोर से करना चाहते हैं, और हम्म वो अपनी एक आखिरी जीत लेके जाएं। साथ ही हम्म में अब पाकिस्तान भी तगड़ा आएगा, चाहे जैसा भी उनके सामने समीकरण बन चुके हो। आई थिंक हम्म पाकिस्तान आएगा अपने पूरे जोश से, पूरे जोश हम्म से। बॉलिंग में आपको क्लियरली दिखेगा कि वो क्या करने आए हैं इस ग्राउंड में। बट आई फील कुछ चीजें इम्पॉसिबल सी हैं इस समय। हम्म। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो अब भूल ही जाए। तो सुनित, तो मतलब लग रहा है कि भारत और न्यूजीलैंड फिर से भिड़ेंगे फिर वर्ल्ड से। कप के सेमीफाइनल में। अब भारत जी के पास बदला लेने का और हिसाब बराबर करने का मौका है, और अपने होम कंडीशंस में आई थिंक इससे जबरदस्त चीज, जो आप बार बार कहते हैं कुदरत का निजाम, हो नहीं सकता था भारत के लिए। जी बिल्कुल। और इसी को कहते हैं एक सुनहरा मौका, उस चीज हम्म को करेक्ट करने का जो वो पिछले वर्ल्ड कप में खराब करके आए थे। 19 रन की हार, और इंडिया पहले से ही अपना अपना बोरिया बिस्तरा लपेट चुका था एक सेमीफाइनल में, जबकि सबसे टॉप पे टीम था। आज भी वो टॉप पे ही टीम है। ये हम्म एक कंप्लेसेंसी के साइंस फिर से मुझे नजर आते हैं। एक हम्म हफ्ते से हमने कोई मैच ही नहीं खेला। अब 2 3 दिन बाद हमारा नेदरलैंड से मैच है, आखिरी हम्म मैच नेदरलैंड से है। सारे ही साइंस मुझे उल्टे नजर आ रहे हैं अभी भी। ठीक। अब इस वजह से हम, मेरे साथ साथ आपको भी गालियां पड़ जाएंगी अगर हम इस राह में निकल जाएं कि अब हमें क्या दिख रहा है। देखिए, ना इंडिया के पास कोई लेग स्पिनर है, लेग हम्म स्पिनर, प्रॉपर लेग स्पिनर नहीं है। ठीक। ना ही, मैं अभी भी मानता हूं मिडिल ऑर्डर में वीकनेसेस हैं। हम्म तो अब, और जीते हम एक भी सारे ही मैच है। अब ये नौवा भी जीतेंगे, आप देखेंगे इसको। और हम जा रहे हम्म। हैं उसी टीम से भिड़ने जिसके हमारे बुरे सपने आते हैं हमें रोज। देखिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है सुनित कि भारत में चिंक्स इन दी आर्मर है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, जो एक्सपोज जी अभी नहीं हुए हैं। जी और लेकिन अब हम नहीं चाहेंगे कि बाकी बचे 2 या 3 जितने भी मैच भारत खेले उसमें ये चिंक्स इन दी आर्मर दिखें।
तो अगर भारत को वर्ल्ड कप जीतना है तो उसी टेम्पलेट से जीतना है जिस टेम्पलेट से लीग मैचेस खेलते आए हैं। खेलते आए हैं, बिल्कुल। इनको टेम्पलेट नहीं आइडियोलॉजी चेंज करना है अपना। नहीं करना है जी। रोहित शर्मा या विराट कोहली में से एक को 50 ओवर खेलने हैं, बाकी सारी टीम को उनके अराउंड बैटिंग करनी है, और हम्म। भारत की बॉलिंग जबरदस्त चल ही रही है। जी। तो हम, लेकिन ये बात हमें पता है कि अगर कोई भी एक या दो बॉलर का ऑफ डे होता है तो भारत के पास विकल्प है नहीं बॉलिंग में। जी। तो भारत को यही कोशिश करनी है, जो टेम्पलेट चल रहा है चलता जाए। बाकी अगर विधि का विधान रहेगा, या कुदरत का निजाम कह लीजिए, विधि का विधान कह लीजिए, तो मुझे लगता है भारत इसी टेम्पलेट के साथ वर्ल्ड कप जीतेगा। नहीं तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया बहुत सही टाइम पे फॉर्म में आई है, और मैक्सवेल की ये जो परफॉर्मेंस है, ये ऐसी परफॉर्मेंसेज होती हैं जो पूरी टीम को एक विश्वास दे देती हैं कि हम किसी भी पोजीशन से जीत सकते हैं। और ये विश्वास बहुत बड़ा विश्वास होता है किसी भी वर्ल्ड कप विनिंग साइड के लिए। जी। वेल, मैं मैक्सवेल से रिक्वेस्ट करूंगा भाई, हम उनके इन लॉज हैं, प्लीज यार थोड़ा सा रहम रहम करना थोड़ा। बिल्कुल ही बस डब्बे बर्तन लेके चढ़ मत जाना इंडिया के ऊपर, तुम्हारा अपना ही घर है। टेम्पलेट्स की बात करें गौरव, इंडियन टेम्पलेट्स देखिए, पीछे से ना बहुत सारी खबरें निकल के आ रही थी, क्योंकि पाकिस्तान का जाना ना जाना कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो कहा जा रहा था कि उनका मैच मुंबई में नहीं होगा, इंडिया हम्म। पाकिस्तान का। तो अब शायद वो मैच मुंबई में होगा, या वो हम्म। बैंगलोर मूव कर दिया जाएगा। मुझे इस बारे में कुछ खास इंसाइट्स है नहीं, बट हम्म। देखते हैं क्या निकल के आता है, कि वो बैंगलोर में होना है, मुंबई में होना है, या इंडिया पाकिस्तान का रीस्केड्यूल्ड मैच हैदराबाद में होने वाला था वैसा कुछ होने वाला है हम्म। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। हम्म। बट लेट्स वेट फॉर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मैच, और उसके बाद हमें क्लियर क्लियर पता चल जाएगा कि आखिर सेमीफाइनल फॉर इंडिया का हम्म। वेन्यू है क्या। हम्म। दूसरी तरफ से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का इंपॉर्टेंट मैच है, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से खेलेगा। मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वाले शायद मैक्सवेल को एक रेस्ट दे देंगे कि भाई तू अपने क्रैम्प्स ठीक कर ले, तेरे क्रैम्प्स हमें बहुत भारी पड़ेंगे अगर बाद में आए तो। और क्रैम्प्स कभी भी आ सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते उसका, हम्म। लेकिन लेकिन आई एम श्योर उसको रेस्ट दे देंगे। आपको क्या लगता है? मुझे भी लगता है शायद रेस्ट दे दें। अब वो मैक्सवेल के ऊपर है कि वो कैसे लेते हैं इसको। पर हम्म। देखिए, सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं, चाहेंगे कि सारे और बाकी प्लेयर्स भी को भी हिट मिल जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रैटेजी जो अभी तक हमने देखी है यही है कि वो उन्होंने सारी अपनी टीम ऑलराउंडर्स और मैच विनर्स से भर ली है। हम्म। जी तो बिल्कुल। अगर ऑन देयर डे इनमें से कोई भी उठ के खड़ा हो सकता है और हम्म। आपकी विजय रथ को रोक सकता है, ऐसी काबिलियत है ऑस्ट्रेलिया के किसी भी प्लेयर में इस टाइम। हम्म। उनकी आप पूरी अगर 11 के 11 प्लेयर देखें जो खेलते हैं उनकी टीम के लिए, दे ऑल आर प्रीटी मच ऑलराउंडर्स। हम्म। वैसे गौरव, आप बड़े लेट आए आज, मतलब मैं आपको इतनी देर से इंतजार कर रहा था, आप लेट आए। मैंने सोचा था कि आपको टाइम आउट करके मैं यहाँ से बाहर कर दूं। मैंने अपील करी और थर्ड अंपायर ने मुझे नॉट आउट दे दिया, सुमित। हाँ, मतलब आपके बहाने भी ऐसे हैं कि आपकी वायर टूटी हुई थी, या पता नहीं कोई शर्ट का बटन टूटा हुआ था। मैं आपको तैयारी करके आना चाहिए ना गौरव। आप कैसे वीडियो में आने से पहले आप ये ड्रामे कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया कुछ। अब मैंने एंजेलो मैथ्यूज से ट्यूशन ले लिया है, सुमित। जी नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये या देखिए, इस वाक्य को भी, ये बहुत ही अजीबोगरीब वाक्य है, और इसमें भी दोनों साइड से सपोर्ट है। कोई कह रहा है कि शाकिब अल हसन ने सही किया, कोई कहता है एंजेलो मैथ्यूज ने सही किया। सुनित, इस मामले में मेरा तो शायद ये व्यू पॉइंट है कि अंपायर्स ने गलती करी है। जी। देखिए, शाकिब अल हसन वाज वेल विद इन हिज राइट्स टू अपील, हम्म। एंड अंपायर्स वर वेल विद इन देयर राइट्स टू चेक द रूल एंड द लॉ। यस, लेकिन मुझे एब्सोल्युटली। इतना पता है कि इस रूल या लॉ में इंटरप्रिटेशन का भी एक हिस्सा होता है। जी। तो अब अंपायर्स ने जो इसको आउट दे दिया है, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि ऐसा करके एंजेलो मैथ्यूज ने कौन सा अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश करी है, कौन सा हम्म। एडवांटेज उनको मिल जाता कि श्रीलंका आगे हो जाता। आई कुडंट सी दैट। तो यस। अगर अब अंपायर्स ने इसको आउट दे दिया है, तो शाकिब की जैसे और भी जितने प्लेयर्स हैं, और हम जानते हैं शाकिब उल हसन की हिस्ट्री को, जी। वो सब ऐसा करने को आतुर रहेंगे। एंड दिस दे हैव सेट एन एग्जांपल जो हम्म। इसको रेफर कर पाएंगे, एम्पायर्स भी और प्लेयर्स भी। जी। अंपायर भी नेक्स्ट टाइम ये नहीं कह पाएगा कि मैं इसको नॉट आउट दे दूं, क्योंकि पिछली बार तो इसे आउट दे दिया गया था। जी। और प्लेयर्स भी कहेंगे ये तो वी आर वेल विद इन आवर राइट्स, क्योंकि स्पिरिट ऑफ हम्म। द गेम को देखिए तो खैर हटा ही देते हैं। आई थिंक इट्स द मोस्ट मिसयूज्ड टर्म। टर्म। यस।
एब्सोल्युटली। और साथ ही में ना, अगर सारे दुनिया का क्रिकेटिंग रिएक्शन देखें, नॉट लाइक कॉमन पीपल लाइक यू एंड मी, अगर सारी दुनिया के रिएक्शंस देखें तो इसमें काफी मिक्स्ड तरह के ख्याल लोगों के आए हैं। मोस्टली ऐसा कहते हैं कि अंपायर्स को लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके पास एक लॉ है, आपके पास एक रूल भी है। वो रूल ऐसा होता है कि आपके पास एक लॉ है कि आप लेट नहीं आ सकते, पहली चीज, और आपको रेडी हो जाना है। जैसे कि जस्ट टू एजुकेट एवरीवन, की जो मैंने पढ़ा, तो उसके अंदर आपको बैटिंग के लिए रेडी होना है। ठीक है, विद ऑल इक्विपमेंट्स रेडी, यानी कि अगर आपका इक्विपमेंट टूट गया उससे पहले रेडी हो जाना है, पहली चीज टेक्निकली। ठीक है, अब ये लकीर के फकीर वाली बात है कि वो कहां शुरू होती है कहां खत्म। तो अंपायर्स थोड़ा सा मेच्योरिटी से इसमें काम ले सकते थे, क्योंकि आफ्टर ऑल इंसान खेलते हैं, मशीनें नहीं खेलती। हाँ साथ ही यही। में जी। नहीं नहीं, जी बिल्कुल सही पॉइंट कर रहे हैं आप सुनित, की वही मेरा भी कहना है कि अगर एक इंसान को खड़े करने का, ह्यूमन को खड़े करने का उस ग्राउंड में मतलब यही है कि वो हम्म। अपना इंटरप्रिटेशन लगा पाए, जी। कॉन्टेक्स्ट ले पाए, क्योंकि रूल्स में आप सारे कॉन्टेक्स्ट नहीं कवर कर सकते हैं। जी। और साथ ही में कई कई लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा भी आया कि शाकिब ने इनिशिएट कर दी अपील विद विद प्रॉपर डिस्कशन ऑफ हिज टीम और ये सब, कि हम्म। भाई है क्या, कईयों को तो रूल्स ही पता नहीं होते। तो उन्होंने अगर इनिशिएट कर दिया है तो ठीक है, अंपायर्स ने उसके लिए फॉर्मेलिटीज की कि आप 2 मिनट से ज्यादा टाइम ले चुके हैं, अभी तक आपने स्टांस नहीं लिया और आप सीधा हेलमेट मंगवा रहे हैं। अब अगर बिना हेलमेट के अगर इंसान खेलेगा तो उसके सर पे बॉल लग गई तो कौन जिम्मेदार है? फास्ट बॉलर या स्पिनर, कोई भी बॉलिंग कर रहा हो, मुंह पे बॉल लग सकती है। तो सेंसिबिलिटी भी कोई चीज होती है। आपने इनिशिएट कर दी, आप इनिशिएट कर सकते हैं, दैट्स वेल विद इन योर राइट्स। उसके बाद अगर अगर आपकी सैनिटी आपको कहती है कि चल यार, चल छोड़ो, इस तरह से भी एक एक्ट कर देना चाहिए था। जैसे कि मैनकेड में चलो छोड़ो, इस तरह का भी कर सकते हैं। लेकिन यही यही कुछ लोगों ने कहा ही इज वेल विद इन हिज राइट्स टू अपील। अगर क्रिकेट के लॉज उसको और रूल्स उसको अलाउ करते हैं तो ही इज वेल विद इन हिज राइट्स। देखिए लेकिन साथ ही में मोस्ट ऑफ द क्रिकेट फ्रेटर्निटी ने यह भी बोला कि मैं होता तो मैं नहीं करता, मैं होता तो मैं नहीं। ये लाइन बड़ी सुनने को मिलती है आजकल क्रिकेट में, मैं होता, लेकिन वो सब करते हैं, वो सब आगे बढ़ के मैनकेड भी करते हैं और सब कुछ करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से जज करना एक क्रिकेटर को अच्छा है एक्चुअली। देखिए सुनत, देखिए क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जो पहले गेम था, जी। और वो एज अ स्पोर्ट इवॉल्व हो रहा है। जी अब वो बिल्कुल। कम्पिटिटिव स्पोर्ट बन रहा है। जी। तो अब उसमें रूल्स होने चाहिए, लॉज नहीं होने चाहिए पहले तो। जी। एक तो ये फ्लॉ है इसमें। हम्म। दूसरी बात, मैं मैनकेडिंग वर्ड नहीं यूज करना चाहता, क्योंकि मैं ग्रेट विनू मानकड़ का नाम बेकार नहीं करना चाहता, क्योंकि जी। खराब नहीं करना चाहता। जी। तो मैं कहूंगा कि जब बैट्समैन रन चुरा रहा होता है, स्टीलिंग अ सिंगल, हम्म। जब बॉलर ने बॉलिंग नहीं करी है, मुझे इसमें कोई गलती नहीं लगती कि बॉलर अपील करता है। इट इज हम्म। नॉट एनी डिफरेंट फ्रॉम कि जब एक स्ट्राइकर अपनी क्रीज से बाहर रहता है और एक विकेट कीपर उसको स्टंप कर देता है। जी बिल्कुल। ठीक है। दूसरा, मुझे नहीं लगता कि शाकिब उल हसन की गलती है मेरी नजर में। हम्म। उन्हें रूल पता था, उनकी टीम को रूल पता था, उन्होंने अपील कर दी। ही जी। इज वेल विद इन हिज राइट्स। हम्म। अब अंपायर्स पे जब बात आती है, तो ये देखने वाली बात है कि व्हाट मेरा ये दृष्टिकोण है कि एंजेलो मैथ्यूज ऐसा करके क्या अनड्यू एडवांटेज गेन करने की कोशिश कर रहे थे। हम्म। जैसे आपने बोला, आप लकीर के फकीर अगर हो जाएंगे तो, एंड एन एम्पायर इज द कस्टोडियन ऑफ द गेम। कस्टोडियन, उसको यस। उसको ही इज द पर्सन हु कैन सेट एग्जांपल्स फॉर अदर्स। अब यस। अब जब उन्होंने इसको आउट दे दिया है, तो और भी शकीब उल हसन आएंगे जी फ्यूचर में, बिल्कुल। जी और बिल्कुल। भी अंपायर्स आएंगे जो कोट करेंगे इसको एज अ रेफरेंस। जी। मेरा प्रॉब्लम बस इस बात से है। जी और अगर हमें बिल्कुल। ऐसा नहीं करना है और ये जी। स्कोप देना ही नहीं है कि हम्म। अंपायर्स हों इस गेम में, तो फिर मशीन्स लगाई जाए, मशीन्स लगाई जाए। ह्यूमन और इंसान को निकाल लिया जाए पिक्चर में से। जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं तो यही चाहता हूँ कि इंसान ही रहें और अपना एक कंट्रीब्यूट करते रहें। अंपायर्स, उनको थोड़ा सा और एम्फोसिस दिया जाए कि आपके हाथ में थोड़ी और पावर्स हैं, और उनको एक पपेट की तरह या जोकर की तरह वहां खड़ा ना किया जाए। देखिए, ये और ये बात बिल्कुल जो आपने कही ना सुनित, पपेट की हम्म। तरह खड़ा, ये कौन तय करता है? ये हम्म। अंपायर ही तय कर रहे हैं। कल का खुद ही करते डिसीजन अगर उन्होंने कहा होता नहीं, आप अपील करके देख लें। आप हैं। ध्यान जी। रखिए वो वाकया जहां सौरव गांगुली 6 मिनट के बाद आए थे क्रीज पे 6 मिनट गार्ड के लेने। बाद। जी। ठीक है, क्योंकि कोई उसमें नहा रहा था क्योंकि क्योंकि कोई कोई नहा नहा रहा रहा था। था। उसमें और हाँ। उसमें आप अंपायर हाँ जी। डैरल हार्पर थे शायद। जी। और उन्होंने, गौरव, उन्होंने अगर उस पूरे वाक्य को एक बार फिर दोहराया जाए, सचिन को अलाउड नहीं था अंदर आना, क्योंकि वो फील्ड छोड़ते वक्त जब वो फील्ड छोड़ते वक्त फील्डिंग के टाइम पे गए थे तो उनको थोड़ी देर और रुकना था, ऐसा कुछ हम्म। टाइमिंग था। और सचिन वॉज इन अ मिसअंडरस्टैंडिंग, आई कैन गो इन, उनको फोर्थ अंपायर ने बाउंड्री के पास रोक लिया।
अगला नंबर था वीवीएस लक्ष्मण का, वो नहा रहे थे. कैन यू इमेजिन? ओके, ही इज अ पर्सन हु लाइक्स टू बाथ बिफोर बिफोर द बैटिंग. और उसके बाद नंबर आता था दादा का, सौरव गांगुली का, लेकिन वो तैयार नहीं थे बिकॉज ऑफ दीज रीजंस की उनके. तो दिस वाज ट्रीटेड एज अ जेन्युइन रीजन कि हाँ सच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, दो बट लोग थे हाँ, रेडी. तो बट अब क्वेश्चन यही आता है ना सुनित, आई थिंक वहां पे टाइम आउट होना लाजमी था, लाजमी था और वो नहीं दिया क्योंकि गया. हाँ, बट अंपायर ने क्या बोला, अगर आप स्टंप माइक पे सुनेंगे तो उन्होंने शॉन पॉलक को बोला कि अगर उनका एक्सप्लेनेशन जो है रीजनेबल होगा, देन आई विल नॉट डिक्लेयर हिम आउट. मतलब अंपायर्स के पास वो अथॉरिटी है. जी और बिल्कुल. यहाँ एंजेलो मैथ्यूज के केस पे देखिए, उनका इक्विपमेंट मैल फंक्शन हो रहा है. जी आई थिंक वहीं पे बिल्कुल. स्टॉप हाँ, क्लॉक को रुक जाना चाहिए था, रुक और जाना चाहिए. अंपायर को कह देना चाहिए था नहीं, दिस इज अ सेपरेट इशू नाउ. जी, और शाकिब को भी थोड़ा समझाया जाए कि भाई तुम्हारा कोई टाइमिंग नहीं वेस्ट होगा, हम लोग टाइम रोक के बैठे हैं, आप टेंशन ना लीजिए, अगर आप स्लो कराएंगे तो आपके ऊपर होगा आज से, अब से. और तो इस यही तरह तो के एक अंपायर, तसल्ली दे देते तो हाँ अंपायर्स को थोड़ा बड़ा बन के वहां एग्जैक्टली, पर बार बार मैं करना कह रहा हूं कि चाहिए. अगर अंपायर्स को पपेट की तरह नहीं बनना है, नहीं बनना, अगर बिल्कुल. अंपायर्स को अपनी साख रखनी है, अपनी इंपॉर्टेंस इस गेम में रखनी है, तो वो उन्हें खुद करना पड़ेगा निर्णय देके. जी जी. आई और, थिंक और जी. क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ द गेम भी है. देखिए, अंपायर एक मैच में अंपायरिंग तो कर रहा है, बट ही जी इज ऑल्सो द कस्टोडियन ऑफ दैट गेम. तो जी ये रेफरेंस जो सेट हुआ है, मुझे उससे थोड़ी सी परेशानी है कि अब सब लोग जी इसको बिल्कुल. रेफर करेंगे. ये वैसे एक तरह का वो मैं बार बार कहता हूँ विक्रम बेताल जैसा सवाल था, इतना हम्म. मुश्किल कि विक्रम से बेताल हमेशा पूछता था बता सबसे बड़ा दोषी कौन है. आई थिंक अंपायर्स ही हैं, वैसे भी उनको थैंकलेस जॉब कहा जाता है, मैं इतना हम्म. उनके ऊपर हार्श नहीं होना चाहता, बट हम्म. आई थिंक अंपायर्स को थोड़ा और सैनिटी और सेंसिबिलिटी से काम लेना चाहिए था, और काफी कुछ उनके हाथ में था. दे कुड हैव डन अ बेटर जॉब देयर रादर देन शाकिब के ऊपर ही सारा भांडा फोड़ देना, वो थोड़ा सा गलत है. जी हाँ गौरव, तो आज के लिए और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था. हमारे पास आगे के मैचेस बहुत शानदार पड़े हैं, आप लोग एंजॉय करें, थोड़ा थोड़ा हमारे वीडियोस भी देखते रहिए. मैं चाहता हूं आप लोग थोड़े से कमेंट्स हमारे वीडियोस पे और करें और हमें बताएं कि हमारे ऐसे क्या कोई कमियां दिख रही हैं इन वीडियोस में, हम कोशिश करेंगे उसको सुधारने की. तब तक के लिए आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. ख्याल रखें, शुक्रिया, बाय बाय. Cheers guys, bye bye.